हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। कैसे हैं बच्चे सभी? ठीक हो बेटे सब? तो बच्चे हम सेल चैप्टर अपना कर रहे थे। तो सेल चैप्टर में अब तक हमने बच्चे हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बेटे कुल मिलाकर 3 सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपने लेक्चर्स अच्छे से 2-2 बार देख लिए होंगे, है ना। आप 2 बार देखो लेक्चर्स को ताकि आपको लर्न भी हो जाए कंसेप्ट। ठीक है बेटे, इजीली, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, लर्न करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बच्चे आपने करना कैसे है, एक तो पहली सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था सर 2 टाइप्स की होती है, एक आरईआर और एक एसईआर के बारे में बताया सर। आरईआर के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन फॉर्मेशन करना है, और एसईआर पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसी वजह से उनका सरफेस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहते हैं कि उसका सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और वो फैट्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ठीक है बेटे, ये हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद मैंने सेकंड आपको ये बताया था बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने गोल्गी अपरेटस के बारे में जाना। गोल्गी अपरेटस बॉडीज क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद उनका मॉडिफिकेशन करती हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करती हैं और फिर उस मटेरियल को डिस्पैच कर देती हैं टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स, जहां भी उन्होंने उस मटेरियल को भेजना है। तो जो भी प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, जो भी ये सारे मटेरियल जो सिंथेसाइज तो मेड तो कहां होता था, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता था, लेकिन उसके बाद वो जाकर स्टोर हो जाता था गोल्गी बॉडीज में, गोल्गी अपरेटस के अंदर, जो कि वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, उन वेसल्स में जाके स्टोर हो जाता था। उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशन होता था, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी किससे बनती है? गोल्गी बॉडीज में ही बनती है, और गोल्गी बॉडीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट हमने थर्ड जो सेल ऑर्गेनेली पढ़ी थी बेटे, लाइसोसोम्स। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। तो बेटे लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, सर्कुलर थोड़े इरेगुलर शेप के से होते हैं, तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेली सेल की जो कि अब काम की नहीं रही है सेल के, वो उस लाइसोसोम्स उनको एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डिकम्पोज कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है उन चीजों को, ताकि वो एज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम काम करता है सेल के लिए लाइसोसोम्स। लेकिन जब सेल डैमेज होता है या फिर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, सेल के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान वो जो लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन थी ना बेटे, वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है, जिससे वो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलकर कहां जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। क्या बताया मैंने कि लाइसोसोम जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटे वो बच्चे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में जितने भी अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज थी, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन सेल ऑर्गेनेलीज को सेल के न्यूक्लियस के ऊपर भी अटैक करते हैं वो एंजाइम्स, और उन सबको ईट अप कर लेते हैं, उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे सेल क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने समझनी थी। अब हमारे पास है फोर्थ सेल ऑर्गेनेली। बेटे हर एक सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज बना के आपको बता रहा हूं, आपने कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना बुक को हाथ लगाना है, किसी को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर एक एक पॉइंट से चीजें चल रही है हमारी, इनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखो, उससे पहले वाले लेक्चर का एटलीस्ट उनको स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लिया करो नोट से, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर पे चला करो। ठीक है, तो इससे आपको हर बार देखो रिवीजन होगा। ठीक है, लर्न हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आपको पता लग ही गया है कि सर अब तो ये है कि लॉकडाउन अब चलेगा ही आगे भी, और नियर ये प्रोबेबिलिटी है बेटे कि जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त स्टार्टिंग वीक में जाके कहीं स्कूल्स वगैरह कुछ ओपन हो पाएंगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये बात आई हुई थी। तो आप लोग है ना अपने माइंड को स्टेबल कर लो कि सर हमने अब ऐसे ही पढ़ना है और हमने टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, टाइमली वीडियो को, लेक्चर को खत्म करो। आपको पता है सर एक दिन छोड़ एक दिन लेक्चर्स आ रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज पर आपको लेक्चर्स हो रहे हैं, तो है ना इधर उधर की चीजों को छोड़ दो अब, और प्रॉपर एक रूटीन बना लो अपना। ठीक है, ये नहीं है कि सर मैं परसों देख लूंगा या आने से पहले देख लूंगा, आप उन लेक्चर्स को इकट्ठा कर लेते हो। ठीक है, और दूसरी बात बच्चे, जो बच्चे इन नोट्स को रजिस्टर में नोट डाउन करके मेरे पास अभी भी नहीं भेज रहे हैं कुछ बच्चे, तो बच्चे इनको नोट डाउन करके एज ए होमवर्क मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो, ताकि मुझे पता लगे कोई जो डाउट आएंगे वो मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूं बिल्कुल।
किसी भी टाइम आप कोई भी डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम। समझ में आ रही बात? तो इनको करो बच्चे ध्यान से। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है सेल की, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो बच्चे। पहली बात इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर से भी बात हर एक ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बच्चे हमारे पास फोर्थ सेल ऑर्गेनेल है। अब पहली बात इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, ये रोड शेप्ड होती है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। और बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि सर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ही ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। तो मैंने ये लिख भी दिया है सर कि रोड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात करते हैं। तो रोड शेप्ड होते हैं। दूसरी बात बच्चे ये 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो रोड शेप्ड की कितने मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके ऊपर भी डबली लेयर्ड होती है, वो भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस में था, याद आया, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या थी, 2 लेयर थी, एक आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी, मैंने बताया था आपको। ऐसे ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक बात नहीं आगे निकल जाए तो पीछे रिपीट करके सुन लेना दोबारा से, ठीक है बेटे। 2 मेम्ब्रेन मैंने बताई किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है बेटे उसके अंदर तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की कंसिस्ट ऑफ पोर्स, यानी कि वो पोरस होती है, ठीक है। दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटे वो प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इज पोरस। पोरस मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और बच्चे जो इनर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी कौन सी मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात ध्यान से समझना। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटे वो डीपली फोल्डेड होती है। कैसे होती है वो, डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड का मतलब क्या होता है, फोल्ड होने का मतलब क्या है कि सर जैसे एक पेपर लिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है ना ये एक पेपर है बच्चे, अब इस पेपर को मैं ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दूं तो आप क्या समझोगे, सर इसका तो सरफेस एरिया बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम इसने कवर किया। लेकिन आपको ये बात पता है कि सर इसका जो एरिया है वो तो अभी भी उतना ही है, लेकिन ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया है, ठीक है। फोल्ड होने से इसका एरिया तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज्यादा अंदर से फोल्ड होती है, ऐसे ऐसे फोल्ड होती है। फोल्ड होने से क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया तो उतना ही है, तो वो एरिया ज्यादा कवर करती है अंदर। समझ में आई बात? तो इस बात को ध्यान रखना, वो डीपली फोल्डेड होती है। कैसे फोल्डेड होती है, देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो फोल्डेड होती है और क्यों वो फोल्ड होती है। दोनों रीजन समझने आपने। पहली चीज देखना जरा, ये डायग्राम में ध्यान दो बच्चे। जो मैंने ये बताया सर, ये जो हमारे पास है ये तो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो ये वाली है, ये तो होगी सर आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन जो बाहर वाली है, ये मेम्ब्रेन तो होगी सर आउटर। दूसरी बात, ये जो इनर मेम्ब्रेन जो मैंने ये बनाई हुई है अंदर, ये बच्चे मेम्ब्रेन ही है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आप देख पा रहे होंगे जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना बेटे, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसे देखो फोल्ड हो रही है बार बार, ऐसे ये फोल्ड होती जा रही है, अंदर बाहर अंदर बाहर, ये रेगुलर शेप में नहीं है, ये ऐसे फोल्डेड है, ठीक है। और ये फोल्ड होकर आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे, ये फोल्ड होकर के देखो ऐसे चैम्बर्स बना रही है ये, जैसे ये एक रूम टाइप में बन गया, ये एक रूम टाइप में बन गया, ये यहाँ पे एक चैम्बर बन गया, ये अंदर एक चैम्बर बन गया। तो ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं इसके अंदर ये, ठीक है, ये देखो ये चैम्बर्स बन गए छोटे छोटे। तो ये बात दोबारा सुन लो बच्चे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड एंड फॉर्म्स चैम्बर। क्या बनाती है, चैम्बर्स की शेप बना लेती है, ठीक है। अब एक बात और समझना, इस इनर मेम्ब्रेन का ये चैम्बर्स जो इसने बनाए हैं, इन चैम्बर्स को बेटे, इन चैम्बर्स को, जैसे ये एक चैम्बर बना, इस चैम्बर को हम नाम देते हैं सर, ये जो चैम्बर्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टे। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे, ठीक है, CRISTAE। दीज चैम्बर्स, ठीक है, विच आर मेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज क्रिस्टे।
ठीक है, ये बात मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है, यहाँ पे बोर्ड में भी लिखी हुई है प्रॉपर, आपके पास भी नोट्स आ रहे हैं प्रॉपर, ये जो लिख रहा हूँ वो, ठीक है। अब बार बार एक बार बोर्ड से पढ़ो, 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे, एक बार आप लोग लिख रहे हैं बोलो, 4 या 5 बार भी यदि आप लोग सुनकर लिखकर भी लर्न नहीं कर पा रहे ना बच्चे, फिर थोड़े बादाम वादाम खाया करो, ठीक है, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं फिर तो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है बच्चे, तो ये बात, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो आगे, अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम भी बात करेंगे। पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज क्या पढ़ी सर, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कितनी मेम्ब्रेन होती है सर, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। कितनी मेम्ब्रेन की कवरिंग है सर, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। दूसरा कौन कौन सी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन तो कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी है सर, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये रही देखो लिखा है मैंने, दूसरी कौन सी है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये, ठीक है। तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या बच्चे इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखना मैंने क्या बताया, आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये लिखा हुआ, किससे मिलकर बनी है सर, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और कैसे होती है वो, पोरस होती है। देखो ये 2 बातें तो याद रखनी थी बेटे, वर्ड्स का ही खेल है, वर्ड्स पे ध्यान दो ध्यान से, ठीक है। वर्ड्स जो है ना वो लर्न कर लो अच्छे से, कि आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इज वेरी पोरस, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, इनर मेम्ब्रेन कैसे होती है, फोल्डेड, ये देखो कैसे होती है, फोल्डेड। किस तरह फोल्ड होती है वो, अंदर की तरफ, देखो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड है, ठीक है। इनसाइड, फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म, फोल्ड होकर क्या बनाती है सर, वो चैम्बर्स की फॉर्मेशन करती है। और इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं सर, क्रिस्टे, ठीक है। चैम्बर्स को क्या कहते हैं, क्रिस्टे। अब ये जो चैम्बर्स इसने बनाए और जो ये इतना ज्यादा सरफेस एरिया इसने अंदर कवर किया हुआ है, फोल्ड होने के कारण ज्यादा सरफेस एरिया ये कवर करती है, तो इस सरफेस एरिया का काम क्या है बच्चे, वो आप लोग समझना। पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। आपने रेस्पिरेशन रिएक्शन पढ़ी होगी सर बचपन में, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब मैं आपको बताता हूं बेटे, जो भी खाना आप लोग खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं बेटे, रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की ना बेटे, वो हमारे उस डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ठीक है, वो बच्चे ग्लूकोज के साथ जाकर कंबाइन होती है और उस ग्लूकोज को बर्न करती है। क्या करती है, उसको बर्न करती है। जब ग्लूकोज बर्न होता है ना बेटे, तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैं ऊपर वाले पार्ट इस माइटोकॉन्ड्रिया को रब कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटे C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है बेटे किसका, ग्लूकोज का। तो ये जो ग्लूकोज है, लिख भी देता हूं मैं, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन गैस O2 गैस, ठीक है, जब इसको बर्न करती है ना बेटे, इसको क्या करती है, बर्न, BURN, बर्न करती है, तो यहां पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एक वाटर बनता है, प्लस में बच्चे एनर्जी बनती है। ध्यान से समझना, प्लस में क्या बनती है, एनर्जी। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं एनर्जी को, ENERGY, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस एनर्जी वर्ड पर ध्यान देना। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है बेटे, क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटे एनर्जी रिलीज हुई है, देखो एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है ना इस केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है जिनसे एनर्जी रिलीज होती है, ये केमिकल रिएक्शंस बेटे इस इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन की किसके ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना बेटे, इस एनर्जी को कहते हैं सर, ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ए का मतलब होता है बेटे एडिनोसाइन, टी का मतलब होता है ट्राई, और पी का मतलब होता है फोस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट, ठीक है। उसको ये एटीपी का मतलब क्या होता है सर, जैसे मैंने ये सर्कल किया है ना, तो इसका मतलब ये एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी के एक पैकेट को हम एटीपी कहते हैं बेटे, एटीपी मॉलिक्यूल कहा जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल का मतलब एनर्जी का एक मॉलिक्यूल, एनर्जी का एक पैकेट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है
वो केमिकल एक्टिविटीज जिनके अंदर बेटे एनर्जी रिलीज हो, दोज केमिकल रिएक्शंस या फिर दोज केमिकल एक्टिविटीज इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, पैकेट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस है बेटे आर टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो सबके सब केमिकल रिएक्शन कहां टेक्स प्लेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होती है, कोई आपसे पूछे तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इनर मेम्ब्रेन थी ना, जो डीपली फोल्डेड थी, इसके सरफेस के ऊपर होती है। क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर एक साथ परफॉर्म हो सकती हैं इसके सरफेस के ऊपर। बोलो समझ में आई ये बात? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो पहला फंक्शन कोई आपसे पूछे, फर्स्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, एक ही फंक्शन है मेन इसका। मेन फंक्शन क्या है सर, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है सर, केमिकल रिएक्शंस होती है जिनसे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। और वो एनर्जी बनने के बाद यहाँ पर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है। जितनी एनर्जी की सेल को रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी तो सेल अपनी यूज कर लेगा। बाकी सारी जो एक्टिविटीज है उनमें जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच गई है वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर बेटे स्टोर हो जाती है। बोलो समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान से समझो। फंक्शन क्या बताया मैंने, फंक्शन क्या होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया का, सीधी सी बात, प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, स्टोर करता है। प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, स्टोर करता है। क्या क्या प्रोड्यूस और स्टोर करता है सर, एनर्जी को प्रोड्यूस और स्टोर करता है। और किस फॉर्म में करता है एनर्जी को प्रोड्यूस और स्टोर, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एटीपी की फॉर्म में। बोलो समझ में आई ये बात? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस और स्टोर करता है। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म बेटे मैंने यहां पर लिखी हुई है। एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एडिनोसाइन, ADENOSINE, एडिनोसाइन TRI ट्राइफॉस्फेट, PHOSPHATE, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर ये बात? तो एटीपी कहते किसे है सर, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। यानी कि एटीपी का मॉलिक्यूल यदि सेल के किसी भी पार्ट को मिलेगा ना, जो कि यहाँ पर स्टोर है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी पार्ट को, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए तो कौन सप्लाई करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से कांटेक्ट करेगा। क्योंकि एनर्जी तो कहां स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो एनर्जी भेजेगा वो तो किसकी फॉर्म में भेजेगा, उसके पास एटीपी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एक प्रकार से एनर्जी की करेंसी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल नाम से यदि क्वेश्चन आए पेपर में तो आपने सीधा क्या मार्क करना है सर, एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब लास्ट बात, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल खत्म है। एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यही था सर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जितनी भी ये एनर्जी जनरेट करने वाली केमिकल रिएक्शन है, जितनी भी एनर्जी जनरेट करने वाली केमिकल रिएक्शन है, वो कहां पर टेक्स प्लेस होती है, इनर मेम्ब्रेन में, जो कि क्या थी, डीपली फोल्डेड थी और चैम्बर्स बना रही थी, क्रिस्टे वाले चैम्बर्स में होती है रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो लिखी हुई ये बात, यहाँ पर देखो, इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड सरफेस एरिया। क्या प्रोवाइड करवाता है ये, सरफेस एरिया फॉर, किसके लिए, फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करवाती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन जो आपके इन टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं बेटे। उसमें ये पूछा है कि नेम एनी 2 सेल ऑर्गेनेलिज। आप ऐसी 2 सेल ऑर्गेनेलिज का नेम हमें बताएं जो बेटे जिनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोई भी सेल ऑर्गेनेली में काउंट नहीं होता है। न्यूक्लियस इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, उसको काउंट नहीं करते हम सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस को। ठीक है, उसके अलावा आपने बतानी, क्योंकि सेल ऑर्गेनेली हमारे पास 6 थी। पहली कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी कौन सी सर, गोल्गी अपैरेटस। तीसरी कौन सी सर, लाइसोसोम्स। 4th वन माइटोकॉन्ड्रिया। 5th वन प्लास्टिड्स और 6th वन वैक्यूल्स। तो इन 6 सेल ऑर्गेनेली में से आपने कोई भी ऐसी 2 सेल ऑर्गेनेली मुझे बतानी है जिनका अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन मतलब राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मतलब भी क्या होता है, जो प्रोटीन बनाए। ठीक है, तो नेम एनी 2 सेल ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन, या फिर डीएनए एंड राइबोसोम्स, जिनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो पहली वो सेल ऑर्गेनेली बेटे माइटोकॉन्ड्रिया है। फर्स्ट नेम क्या है उस सेल ऑर्गेनेली का,
क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के, मैं आपको बताता हूं बना के, देखो ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो ये चैम्बर्स है यहाँ पर, इनके अंदर, यहाँ पर इनके अंदर बेटे, यहाँ पर देखो ये ऐसे इनके अंदर यहाँ पर फिल्ड होता है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ डीएनए और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किसमें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। बोलो समझ में आई बात। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, यहां से क्या पूछेंगे आपसे कि नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो आप क्या नाम देंगे सर, पहली तो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी कौन सी है, ये प्लास्टिड। ये प्लास्टिड का भी होता है, फोर्थ और फिफ्थ जो सेल ऑर्गेनेली, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स ही बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं विच हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बेटे ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, डीएनए और राइबोसोम्स को ही हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए प्लस राइबोसोम्स को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल ही कहा जाता है, ठीक है। तो जब वो पूछे ना कि नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, तो आपने समझ जाना है जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो पूछ रहा है विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो आपने नाम लेना है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा किसका नाम लेना है, प्लास्टिड्स। क्लियर बात ये, ठीक है बच्चे। तो ये लास्ट पॉइंट था, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं सर, राइबोसोम्स काम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, वो सारी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अब दूसरे पे मूव ऑन करते हैं। दूसरी जो प्लास्टिड है, दूसरी फिफ्थ जो सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सी है बेटे, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो आपके पास पेपर में कई बार या फिर बचपन में आप लोग पढ़ते थे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, पढ़ते थे ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं सर, एक तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं सर, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था ये। दूसरा पॉइंट अब यहां से समझ लो बेटे, प्लास्टिड्स जो होती है ना, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में ये भी प्रेजेंट नहीं होती। तो एक बात ध्यान रखना, सेल वॉल और प्लास्टिड, ठीक है, ये दोनों चीजें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। तो प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो पहला पॉइंट यही है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। केवल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा खास नहीं है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ना गिवन है। लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत छोटी छोटी, बहुत ही लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन। ये जितनी भी जो मेम्ब्रेन है बेटे, जो ये लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन है, ये एम्बेडेड होती है इन ए मटेरियल। ये एक फ्लूइड मटेरियल के अंदर बहुत सारी है ना मेम्ब्रेन्स होती है, ऐसे बहुत सारी जो मेम्ब्रेन्स है ना, इस प्रकार से जो मेम्ब्रेन्स है, ये ऐसे मेम्ब्रेन होती है बहुत सारी ऐसे। तो ये मेम्ब्रेन है ना, एक फ्लूइड मटेरियल में एम्बेडेड होती है। फ्लूइड मटेरियल में क्या होती है, एम्बेडेड। जिस फ्लूइड के अंदर, जिस लिक्विड मटेरियल के अंदर ये मेम्ब्रेन फ्लोट करती है, प्रेजेंट होती है। एम्बेडेड का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं सर, जो वाटरमेलन होता है ना बेटे, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो रेड पोर्शन के अंदर, वाटरमेलन के जो रेड पोर्शन होता है उसके अंदर सीड्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं ना, चुभे हुए होते हैं। तो आप एक बात जरा समझ लीजिए, ये क्या बताया मैंने कि जिस प्रकार से सीड्स आर एम्बेडेड इन ए वाटरमेलन, मैं ये बात बोल रहा हूं, इससे एम्बेडेड वर्ड का मतलब समझना। क्या बताया मैंने, सीड्स, जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ना, वो ये बोला जाता है कि वो एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में। कहने का मतलब क्या है, वो उसके अंदर चुभे हुए होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पिंड होते हैं, एक प्रकार से पिनअप कर रखे ना, अंदर घुसे हुए हैं उसके। तो ऐसे ही से मैं बता रहा हूं कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन जो है ना, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स एक फ्लूइड मटेरियल के अंदर फ्लोट कर रही है, सस्पेंडेड है, उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। और वो फ्लूइड मटेरियल का नाम क्या है जिसमें ये एम्बेडेड है, लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, उस फ्लूइड मटेरियल का नाम याद रखना है। क्या नाम है सर, स्ट्रोमा, STROMA। फ्लूइड मटेरियल का नाम क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। अब कितने टाइप्स की प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होती है? प्लांट सेल में बेटे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होती हैं।
कितने टाइप्स की प्लास्टिड होती है? 3 टाइप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। पहला कौन सी प्लास्टिड है सर? ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट प्लास्टिड कितनी कौन सी है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में? ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होती है ना बेटे, ये कलरलेस होती है। ये कैसी होती है भाई? ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होती है, या तो वो बोला जाता है व्हाइट कलर की है, या तो क्या बोलते हैं वो कैसे कलर की है सर? व्हाइट कलर की है, या फिर हम कहते हैं सर व्हाइट है, या फिर ये कैसी है सर? कलरलेस है। या तो ये व्हाइट कलर की है, या फिर ये कैसी है सर? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट मतलब। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ल्यूकोप्लास्ट कैसे कलर की होती है? या तो व्हाइट होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? कलरलेस प्लास्टिड होती है। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर? ये प्लांट के कौन से वाले सेल्स में? जो सेल्स रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बोलते हैं सर फाउंड इन, ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होती है प्लांट्स के अंदर, वो फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट्स को कहते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स किन में प्रेजेंट होती है सर? ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है बेसिकली। अब इसका फंक्शन समझ लो, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड फंक्शन क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरेज, बेटे ये स्टोर करने के काम आती है। क्या स्टोर करती है? प्लांट के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट है वो कहाँ स्टोर होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में। प्लांट के अंदर जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर होता है? ल्यूकोप्लास्ट में। प्लांट के अंदर जो प्रोटीन के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रैनुअल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोटीन्स के, वो भी कहाँ स्टोर होते हैं? रूट्स के अंदर स्टोर होते हैं। बोलो क्लियर ये बात भी? पक्का? तो फिर से ये बात समझ लो, ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होती है बच्चे, वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो व्हाइट कलर की हमें नजर आती है, व्हाइट या कलरलेस आप लोग कह सकते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती है? फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से हैं? जैसे कि रूट्स। और फंक्शन क्या है इसका? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स, क्या स्टोर करता है? पहला चीज बताओ, ऑयल। दूसरी चीज क्या स्टोर करता है? स्टार्च। और तीसरा क्या बताया? प्रोटीन ग्रैनुअल्स। ठीक है, ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन इज स्टोर बाय ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज ए व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कौन से हैं बेटे? रूट्स। क्लियर इतनी बात? अब नेक्स्ट वाली है बच्चे क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट वाली कौन सी है सर? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या है बेटे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का देखो क्रोमा। ठीक है, जो बच्चे कमलानगर में रहते हैं उनको पता होगा सर, कमलानगर के अंदर क्रोमा नाम से एक बंगलोर रोड के ऊपर शोरूम भी है ना, क्रोमा नाम से। किस चीज का? वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स वगैरह है, ये फोन वगैरह, LED वगैरह, ये सारी चीजों के लिए, फ्रीज, ये सारी चीजें देते हैं ना वो क्रोमा। बट क्रोमा जो वर्ड है ना, क्रोमा का मतलब ही होता है कलरफुल। क्रोमा का मतलब क्या होता है? C फॉर क्रोमा, C फॉर कलरफुल, यानी कि ये कलरफुल प्लास्टिड होती है। ल्यूकोप्लास्ट तो कैसी थी? कलरलेस। लेकिन क्रोमोप्लास्ट कैसी है? कलरफुल। अब बात आती है कैसे कलर की? सर ये कुछ तो होती है रेड, या फिर कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? कलरफुल प्लास्टिड्स दैट इज रेड और ब्राउन इन कलर। क्लियर? ना इसका फंक्शन गिवन है ना कुछ गिवन है, लेकिन वो कहता है कुछ क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर की भी देखने में मिलती है। वो जो ग्रीन कलर वाली जो क्रोमोप्लास्ट है ना, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो कैसे कलर की होगी? ग्रीन कलर की। क्रोमोप्लास्ट जो कैसे कलर की होगी? ग्रीन कलर की, उसको आप क्या बोलेंगे सर? क्लोरोप्लास्ट। ये लिख दिया मैंने। तो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ही है। जब ये क्रोमोप्लास्ट का कलर ग्रीन हमें नजर आता है ना, जो ग्रीन कलर की कोई क्रोमोप्लास्ट मिल जाए तो उसको स्पेशल नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कलर समझ में आया कैसा है? ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर, ये जो क्रोमोप्लास्ट होती है, सॉरी जो ये क्लोरोप्लास्ट होती है, बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है? या फिर जो कलरफुल प्लास्टिड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपने देखो बच्चे बार बार देखते हैं सर, प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, बेसिकली वो ग्रीन कलर की होती है ना। तो वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसीलिए लीव्स का कलर ग्रीन होता है। समझ में आई ये बात? तो ग्रीन कलर प्लास्टिड आपको पता ही लग गया कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स का मतलब अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जिसमें जैसे कि लीव्स जो हो गई है। ठीक है, तो ग्रीन कलर प्लास्टिड आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड है ये काम क्या करती है? जो ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड है, जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, वो बेटे सन से जो सनलाइट आके गिरती है ना प्लांट्स की लीव्स के ऊपर, सन से जो सनलाइट आ रही है वो जब लीव्स के ऊपर फॉल होती है, लीव्स के ऊपर गिरती है,
तो ये ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड थी, इनके अंदर बेटे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर देने के लिए? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ये लीव्स जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट क्या कर लेते हैं? लीव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सनलाइट जब एब्जॉर्ब करते हैं तो बेटे उससे क्या होता है, वो प्लांट अपना खाना बनाने में यूज करता है उस सनलाइट को। बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। कौन सी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार जल्दी से। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, किसी बच्चे ने बनाना तो पोज करके बना लेंगे बेटे। ये नोट्स में ये डायग्राम नहीं बनाया हुआ मैंने, बस बाकी सब लिखा हुआ है। ठीक है, पोज कर लिया बेटे। देखना, मैं आपको बता देता हूँ ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना बेटे, इससे क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं प्लांट। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो CO2 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब लेते हैं एयर से, प्लस में वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सोइल से। तो वो जब ये CO2 जो वाटर है बेटे, ये दोनों चीजें CO2 और जो वाटर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। हम घर में पेड़ पौधे ज्यादा लगाते हैं ना, क्यों लगाने के लिए बोलते हैं? ताकि क्योंकि जो प्लांट्स जो होते हैं ना बेटे, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि वो जब दिन के समय में, जब डे का टाइम होता है, एट द टाइम ऑफ डे बेटे, जो वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट आती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तो इनहेल कर लेते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो एक तो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का मतलब वो फूड है, ग्लूकोज का मतलब क्या है? खाना है उनके लिए। और प्लस में क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में। वो ऑक्सीजन गैस हमें अपने रेस्पिरेशन में मदद करने में काम करती है। समझ में आई बात? तो ये जो रिएक्शन है ना बेटे, इसके लिए सनलाइट बहुत जरूरी थी। और सनलाइट कब आएगी? लीव्स के अंदर। जब लीव्स के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहाँ होगा? इस क्लोरोप्लास्ट में। किसमें प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्यों प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल? क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो ये सारी बातों के साथ आप लोग लास्ट क्लास में मुझे इसको वापस से रिपीट करके देख लेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो बेटे, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन आप लोग रिपीट करके देख ले। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, लास्ट बिल्कुल इनको बेटे सीरियस तरीके से अच्छे से एक एक लेक्चर को नोट्स बना के प्लीज मेरे पास सेंड करो, ताकि मुझे पता लगे बच्चों का। अब मैंने देखा लेक्चर जो 3 आपके सेल चैप्टर का 3 ही बच्चों ने, मतलब 3 बच्चे क्या मैं बोलूं कि जो 3rd लेक्चर है ना, वो तो कम बच्चों ने देखा हुआ है, और 4th और 5th लेक्चर काफी सारे बच्चों ने देख लिया है, जबकि 3rd लेक्चर बीच में स्किप कर दिया आधे बच्चों ने। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले वाला लेक्चर देखा करो, फिर नेक्स्ट पे जाया करो। ठीक है, चलो बेटे ध्यान रखो अपना। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।